नमस्कार साथियों, मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इन्फिनिटी क्लासेस में। तो आज की जो हमारी वीडियो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है भरण पोषण क्लेम मेंटेनेंस, जो हमारा आता है चैप्टर 9 के अंदर में। ठीक है, इसको हम चैप्टर 9 के अंदर में कवर करते हैं और जो हमारा सीआरपीसी सेक्शन 125 से लेकर 128 तक का होता है। जरूरी नहीं है ये हमारा जो लेक्चर है केवल लॉ के कैंडिडेट्स के लिए महत्वपूर्ण है। ये सही लेक्चर उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो कहीं ना कहीं किसी डोमेस्टिक वायलेंस या भरण पोषण भत्ते से जूझ रहे हैं। मान ले किसी की पत्नी ने कोई केस लगा दिया है भरण पोषण का, सीआरपीसी 125 का, पति से दूर रह रही है, या वो माता पिता जिन्होंने अपनी संपत्ति अपने पुत्र के नाम कर दी हो और वो उनका भरण पोषण ना कर पा रही हो। ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशंस यहाँ पर किस किस तरह से होती हैं, कैसे भरण पोषण लिया जाता है, कौन कौन से राइट्स है, यहाँ पर हम वे सभी बातों के बारे में बात करेंगे, उन सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे कि मैं बता दूं कि जैसे सीआरपीसी 125 है, यह है भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि वो कौन कौन से लोग हैं जो भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, यहां पर उनकी बात करेंगे। सीआरपीसी 126 के अंदर में बात होती है भरण पोषण पाने की प्रक्रिया क्या है, यानी कि व्हाट आर द प्रोसेस टू गेट द क्लेम मेंटेनेंस। ठीक है, और सीआरपीसी 127 में बात करेंगे भत्ते में परिवर्तन, चेंजेस इन अलाउंसेस। ठीक है, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें भत्ते में परिवर्तन हो जाता है। और सीआरपीसी 128 के बारे जो बताता है, सीआरपीसी 128 128 बताता है भरण पोषण के आदेश को लागू करना, यानी कि टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर ऑफ क्लेम मेंटेनेंस। तो यहां पर हमारे ये 1 2 3 4 क्लेम मेंटेनेंस, यानी कि चैप्टर 9 हमारा 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, 125 126 127 128 में। चैप्टर 9 के अंदर में इंक्लूड किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, चाहे पत्नी हो या संतान हो या माता पिता हो, वो भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। इसके अंदर में धारा 125 से लेकर 128 तक के प्रावधान दिए गए हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा धारा 125 के बारे में, भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी, यानी कि वो कौन कौन से लोग हैं जो भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। मतलब एक व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन है, वो अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं कर पाता है, तब सीआरपीसी 125 में हम क्लेम ले सकते हैं। दूसरा, कोई व्यक्ति जिसके पास अपनी लीगल या इलीगल संतान है, बच्चे हैं जो विवाहित नहीं है और जिन्होंने बालगी प्राप्त कर ली है, या ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता या क्षति डैमेजेस के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो उसको भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, और अगली बात करेंगे, वो माता पिता जिनकी संतान उनका भरण पोषण करने में सक्षम है, वो सारे पर्याप्त साधन है, लेकिन वो मना कर देते हैं कि हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे या उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं, उनकी जो जमीन है, जायदाद है, उनकी जो संपत्ति है, अपने नाम करा लेते हैं। ठीक है, अपने नाम कराने के बाद उनको धक्के देके घर से बाहर निकाल देते हैं। तो उस दशा में होता क्या है, वो अपने संतान से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। वो कंप्लेन करके वो सारी की सारी जो जमीन है जो उनके नाम की है, माता पिता उसको वापस गेट बैक ले सकते हैं। तो ये था हमारा सीआरपीसी 125, यानी कि भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी कौन कौन होते हैं। यहां से पता चलता है कि एक पत्नी, बच्चे और माता पिता, ये 3 लोग हैं जो भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। यानी
बच्चे चाहे लीगल हो या इलीगल हो, यानी कि जिन्होंने वैधानिक रूप से शादी की हो उनसे उत्पन्न बच्चे हो या कोई इलीगल तरीके से बच्चे हो, तो वो सारे लोग जो है भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं भाई। अब बात करेंगे दोस्तों सीआरपीसी 126, यानी भरण पोषण पाने की प्रक्रिया क्या क्या है। तो भरण पोषण प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है 126 क्या कहता है, ये कहता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 125 के अंतर्गत किसी ऐसे जिले में कार्रवाई की जा सकती है। धारा 126 बताती है कौन से जिले में, पहली बात है कि जहां का वह व्यक्ति है या जहां वो व्यक्ति या उसकी पत्नी निवास करते हैं या जहां उसने लास्ट बार अंतिम बार अपनी पत्नी या अवैध संतान की माता के साथ में निवास किया हो यानी कि रहा हो, तो वहां पर उस स्थान पर उस जिले में के अंतर्गत जो है कार्रवाई की जा सकती है। और बात नंबर 2 ये कहती है कि ऐसी कार्रवाई में समस्त साक्ष्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिसके विरुद्ध भरण पोषण का आदेश देने का प्रस्ताव है या जब उसको व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्ति दे दी गई है तब उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में लिया जाएगा और उस रीति से लिखित किया जाएगा जो सबल मामलों में होती है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट महोदय को ये यकीन हो जाता है, ये समाधान हो जाता है कि जो अभियुक्त है यानी जिसके ऊपर भरण पोषण का वाद चल रहा है वह व्यक्ति कोर्ट में हाजिरी देने से बचता है, तो मजिस्ट्रेट महोदय जो है उनको केवल एक पक्ष को सुनने के बाद भी वह निर्णय दे सकता है और जो अतिरिक्त खर्च आया है वह भी अभियुक्त को देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है अगर मजिस्ट्रेट महोदय को ये पता चल रहा है या उनको ये लगता है कि जो अभियुक्त है जिसके ऊपर केस चल रहा है भरण पोषण का वो कोर्ट में हाजिरी देने से बचने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर एक पक्षीय अवधारणा के आधार पर अपना निर्णय दे सकता है। ठीक है। और एक मेन बात यह है जो धारा 125 के अंदर में आवेदन या एप्लीकेशंस की जाती हैं उनमें कार्रवाई करने की जो शक्ति है न्यायालय को प्राप्त होती है। हालांकि वह खर्चों के बारे में भी आदेश दे सकता है जो खर्च न्यायालय में वाद दायर करने या उससे संबंधित किए गए हैं, वहां पर भी शक्ति न्यायालयों को प्रदान होती है, प्रदत्त की जाती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे हमारे अगले पॉइंट यानी कि सीआरपीसी 127 भत्ते में परिवर्तन। भत्ते में परिवर्तन यानी कि चेंजेस इन अलाउंसेस यानी कि या मेंटेनेंसेस। तो होता क्या है, सीआरपीसी 125 के अंतर्गत जो है मासिक भत्ता देने के लिए जो प्रावधान किए जाते हैं मजिस्ट्रेट महोदय अगर उचित समझे तो उस अलाउंस में उस भत्ते में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। हालांकि फिलहाल की जो कंडीशन है वो ये है, जो न्यूनतम राशि है वो 500 रुपये से अधिक नहीं होगी मासिक। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं एक रिसेंटली केस था हमारा महाराष्ट्र सरकार का, तो उसमें हुआ क्या था कि एक पत्नी ने अपने पति के ऊपर सीआरपीसी 125 का केस डाल दिया। केस डालने के बाद में अब पति की जो इनकम थी उसकी इनकम थी 1 लाख रुपया, तो अब जो पत्नी को जो भत्ता मिलेगा पति की इनकम के आधार पर ही वो भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी है, ना कि उसको केवल 500 रुपये महीना चलेगा। यानी कि डिपेंड करता है करंट सिचुएशन के आधार पर। और किन्हीं मामलों में यह होता है कि अगर पति पैसा नहीं कमा रहा होता और पत्नी कमा रही होती है और वो पति से अलग रहती है और उसके बाद भी वो 125 सीआरपीसी डाल देती है, तो यहां पर भत्ता देने का कोई प्रावधान पति द्वारा नहीं बनता है। और एक बात बता दे, अगर सीआरपीसी 125 के अंतर्गत कोई वाद डाला गया है तो उस स्थिति में करना क्या होता है
कि अगर जब तक पत्नी ने दूसरी शादी नहीं की है तब तक वो गुजारा भत्ता प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी, और जिस तिथि से वो दूसरी शादी कर लेती है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने लग जाती है तो उस ही तिथि से वह अपने पति से मासिक भत्ता प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होगी। और एक बात और इसमें विशेष होती है कि अगर मजिस्ट्रेट महोदय को यह समाधान हो जाता है कि पत्नी कमाने वाली है, अपना खर्च खुद उठा सकती है, तो वो पति पर किसी भी प्रकार से इम्पोज नहीं कर सकता कि वो उसको भरण पोषण प्रदान करे। तो ये कुछ एक चीजें थी हमारी जो धारा 127 के अंदर में थी, यानी कि भत्ते में परिवर्तन। तो भत्ते में परिवर्तन इसी प्रकार से होता है। और यदि कोई संतान अपने माता पिता की सेवा ना करे और उसको, तो माता पिता जो है अपना जमीन या जायदाद प्रॉपर्टी जो भी अपने औलाद को दिए उसको वापस प्राप्त कर सकती है। ठीक है। और इसमें एक चीज और है, अगर किसी स्त्री ने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है, यानी कि तलाक ले लिया है, और वह चाहे तो अपनी इच्छा से मतलब जो क्लेम है उसको त्याग सकती है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिनके अंदर में भत्ता में भत्ते में परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे अगले पॉइंट के बारे में, सीआरपीसी 128 यानी कि भरण पोषण के आदेश को लागू करना। जो सीआरपीसी 128 होता है उसके अंदर में भरण पोषण का जो आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाता है, यहां पर उसको जो है लागू किया जाता है सीआरपीसी 128 के अंतर्गत में। यानी कि अगर किसी पति को आदेश दिया गया है या किसी पिता को आदेश दिया गया है या किसी पुत्र को आदेश दिया गया है कि भाई वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाए और उनका गुजारा भत्ता प्रदान करे अगर वो उनको अपने साथ नहीं रखना चाहता है। ठीक है। तो यहाँ पर धारा 128 के अंदर में ये प्रावधान किए जाते हैं। तो दोस्तों अब तक आपने जो देखा, जो समझा, वो समझा पूरा का पूरा भरण पोषण, यानी कि भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार किसको है, माता पिता पत्नी पुत्र को। ठीक है। भरण पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि उस न्यायालय में जहां पर वो रह रहा हो या अपनी पत्नी के साथ अंतिम बार रहा हो, या मतलब जो भी बताया है। भत्ते में परिवर्तन यानी कि कब कब भत्ता दिया जा सकता है या कब भत्ते में परिवर्तन किया जा सकता है। मान ले अगर बच्चे 2 हैं, उनका गुजारा भत्ता 2000 में चल रहा है, मान के चलो 2000 में चल रहा है, लेकिन बच्चे बड़े भी होंगे तो गुजारा भत्ता ज्यादा भी देना पड़ेगा। माननीय न्यायालय में अपील करके उसको जो है भत्ते में परिवर्तन भी कराया जा सकता है, और कब भत्ते को ठुकराया भी जा सकता है। ये सारी चीजें 127 के अंदर में बता दी। अब सीआरपीसी 128 में भरण पोषण के आदेश को लागू करने की बात भी बता दी। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप एलएलबी के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है। ये सीआरपीसी का लॉ ऑफ क्राइम सेकंड है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हम बात करेंगे कोई पत्नी अपने पति से भत्ता प्राप्त करने की हकदार कब नहीं होगी। देखो जी, एक पत्नी अगर वह जार कर्म करती हो यानी कि प्रोस्टिट्यूशन वगैरह का काम करती हो तो वो अपने पति से भत्ता प्राप्त नहीं करेगी, और पति को पूर्ण रूप से ये अधिकार होगा कि वह अपनी पत्नी का परित्याग कर सकता है। दूसरी बात, जब पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती है, यानी कि कोई ऐसा उचित कारण नहीं होता है जब वो अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, तब पति उसको भत्ता नहीं देगा, गुजारा भत्ता देने का अधिकारी नहीं होता है। या दूसरी बात, जब पति पत्नी दोनों अपनी आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग रहते हैं तो उस स्थिति में एक पति द्वारा पत्नी को भत्ता देने का कोई भी मतलब हिसाब किताब नहीं बनता है। तो ये था इस सवाल का जवाब कि कोई पत्नी अपने पति से भत्ता प्राप्त करने की हकदार कब नहीं होगी। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि पत्नी द्वारा किए गए झूठे केस से कैसे बचे। उसमें सारे के सारे सेक्शंस मैंने दिए गए बताए हैं
जैसे हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9, सेक्शन 12, सेक्शन 13 और IPC 498A। तो ये सारी चीजें मैंने वहां पर बताई हैं, आप उसको देख सकते हैं कि अगर कोई पीड़ित पति है तो वो किस प्रकार से बच सकता है। ठीक है, और ये जो पत्नियां हैं, पत्नियों के लिए जो प्रावधान है कि इन कंडीशंस में वो गुजारा भत्ता प्राप्त नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों ये था। अब बात करेंगे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बताना जरूरी है कि क्या एक पत्नी एक बार किसी दूसरे के साथ सेक्स कर ले यानी कि संभोग कर ले तो क्या वो भरण पोषण से वंचित मानी जाएगी? देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है, केवल एक बार किसी गैर मर्द से संभोग या सेक्स करने पर जो पत्नी है अपने भरण पोषण के अधिकार को नहीं खो देती। ठीक है, और या किसी अन्य व्यक्ति से मित्रता करने को पवर्टी नहीं माना जाता, यानी कि जारता नहीं माना जा सकता। ये केस था जो महबूब बीबी बनाम नादिर फरीद 1977 का केस था। ठीक है, इसलिए पति अपनी पत्नी के चाल चलन पर संदेह के आधार पर भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है कि एडवोकेट महोदय सलाह देते हैं इस तरीके के पति पत्नी के मामले में, पति को देते हैं कि आप सेक्शन 9 लगा दो, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 लगा दो, हिंदू मुस्लिम सभी पर लागू होता है वो। सेक्शन 9 का मतलब होता है उनको, मतलब लड़की को गलत साबित कर दो। भाई गलत साबित करने से कौन सा वो अपना अधिकार खो देगी? तो सेक्शन 9 भी ऐसे ही प्रूव नहीं होता। तो ठीक है, बस ये होता है तब जब वो निरंतर पॉवर्टी की कंडीशंस में रहती है, तब वो अपने मेंटेनेंस के क्लेम को खो देती है, राइट को खो देती है, मेंटेनेंस का जो राइट होता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे मुस्लिम स्त्री अधिनियम 1986 का प्रभाव क्या था। दरअसल में आपको मैं बता दूं, एक आपने शाहबानो केस सुना होगा। इसमें हुआ क्या था कि जो तलाक दिया गया था, तलाक के बाद में उन्होंने अपने मेंटेनेंस की मांग की थी, तो मुसलमानों ने बहुत ज्यादा इसका विरोध किया था कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मुस्लिम अधिनियम जो था 1986 बनाया गया था। तो इसमें ये कंडीशंस थी कि जो पत्नी है केवल इद्दत की अवधि तक ही अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखती है। यानी कि जो इद्दत की अवधि 120 दिन की होती है, यानी कि जब पति किसी का पति मर गया हो या किसी पत्नी ने अपने पति से तलाक ले लिया हो, तो उस समय उनको 120 दिन का जो समय है वो अलग एकांत में काटना पड़ता है। तो तब तक जो है वो भरण पोषण देने का अधिकार रखता है पति, यानी कि पत्नी जो है 120 दिन तक भरण पोषण प्राप्त करेगी और इद्दत के बाद वो अपने रिश्तेदारों से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी, जो मुस्लिम विधि के अनुसार उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। ठीक है, यानी कि जो उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी है, यानी कि जो उसको रखेंगे, संभालेंगे, तो उनसे भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि ऐसे रिश्तेदार भरण पोषण देने में असमर्थ है, मतलब फर्ज करो किसी के पास में संपत्ति वगैरह नहीं है, तो वो उस राज्य के जिसमें वो रह रही है वक्फ बोर्ड से भरण पोषण की मांग करेगी या वहां से भरण पोषण प्राप्त कर सकेगी। ठीक है, और मेहर की जो बकाया राशि है, मेहर जो शादी के समय दी जाती है, ठीक है, मेहर की राशि तथा अपने रिश्तेदारों से प्राप्त होने वाली संपत्ति को पाने की हकदार होगी वो महिला। तो ये था एक मुस्लिम स्त्री अधिनियम 1986 के अंतर्गत कि कौन को मतलब भरण पोषण कब कब प्राप्त होगा। लेकिन ये यही नहीं थमा, अब फिलहाल कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो हिंदुओं पर भी और मुस्लिमों पर भी परमानेंट रूप से सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, क्योंकि दोनों को असमानताएं नहीं रखी गई हैं और अब मुस्लिम महिलाएं भी अपना भरण पोषण प्राप्त कर सकेंगी इद्दत काल के बाद भी। तो यहाँ पे मैंने हिंदुओं के लिए भी बताया और मुस्लिमों के लिए भी बताया और सेक्शन 125 से 128 तक का पूर्ण किया और ये हमारा अध्याय 9 है, चैप्टर 9 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। दोस्तों इसको बेहतर तरीके से आप तैयार करें, रेडी करें और हम समय समय पर अब आपके एग्जाम आने वाले हैं। आप जिस किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं आपके एग्जाम आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
तो हम अब प्रतिदिन आपके लिए एक एक लेक्चर लेकर आते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें कि आपको कैसी लगी। तब तक के लिए मैं अंकित शर्मा विदा लेता हूं आपसे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।